मैं सहगल से रुखसत होकर बंगले से बाहर निकल आया। मैं सहगल की नई सेक्रेटरी रेखा की रिहाइशगाह की तरफ जा रहा था। वह गोल्डन एवेन्यू की पुरशिकोह इमारत में रहती थी। बड़े शाहाना ठाठबाट से ऐसी हसीन औरत और कहाँ रह सकती है। उस इमारत में तमाम फ्लैट लग्जरी थे और साहिब हैसियत लोग रहते थे। जब मैंने उसके फ्लैट पर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाई तो कुछ लम्हों के बाद दरवाजा खुला। वह कुछ देर पहले ही बाहर से लौटी थी। उसने बड़ा कीमती और शानदार भड़केला लिबास पहन रखा था। इस लिबास में न सिर्फ उसका हुस्न निखर आया था, बल्कि जिस्म और उसके तनासुब किसी जहरीली नागिन की तरह फनकार रहे थे। उसने मुतज्जिब और हैरान होकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर उभर आया। वह जैसे याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसने मुझे कहाँ देखा, क्योंकि उससे दफ्तर में मेरी मुलाकात लम्हाती ही थी। जाने दिन में कितने लोग उसके बॉस से मिलने आते होंगे। वह इसलिए भी हैरान थी कि एक अजनबी उसके दरवाजे पर क्यों और किस लिए आया। वह अजनबियों को घास नहीं डालती थी। तुम मिस रेखा अजीत हो ना? मैंने मुस्कुराकर कहा। तुम मिस्टर एस के सहगल की नई सेक्रेटरी हो? जी हाँ, उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं रेखा अजीत हूँ। तुम किस लिए आए हो? क्या चाहते हो? इन सवालों का जवाब मैं अंदर आकर दे सकता हूँ, मैंने कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप अंदर आने का रास्ता दे दें। क्यों? उसकी चांदी सी पेशानी पर शिकनों का जाल पड़ गया। उसने तेज लहजे में पूछा, तुम कौन हो? मैं अंदर आकर इत्मीनान से अपना तारुफ कराऊंगा, मैंने जवाब दिया। तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गईं। कल मैं तुम्हारे दफ्तर आया था, तुम्हारे बॉस से मिलने। लेकिन मेरा पता तुम्हें किसने दिया? वह गुर्राई। मैंने सिवाय बॉस के किसी को अपना पता नहीं दिया। नहीं, बॉस मेरा पता दे सकता है। मेरे लिए किसी का पता मालूम करना कुछ मुश्किल नहीं, मैंने कहा। गुर्राने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे पिछले घर का भी पता बता सकता हूँ। तुम पुणे में रहती थीं। और मैंने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि उसके हसीन चेहरे पर गुस्से की एक लहर आई और वह और हसीन दिखाई दी और आंखों में नफरत की सुर्खी उभरी। वह जलाकर दरवाजा बंद करने लगी। मैं उसके इरादों से पूरी तरह बाछबर हो चुका था। यह हसीन और नौजवान औरतें जब किसी बड़ी फर्म के एमडी वगैरह की सेक्रेटरी बन जाती थीं, तो उनके दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच जाते थे। आजकल यह बहुत बदतमीज और बदमिजाज भी होती जा रही थीं। यह तो हिंदुस्तान की मुहाजिब कौम की फर्द है। न जाने क्या हो गया था कि अखलाक और शाइस्तगी का दामन भी छोड़ती जा रही थीं। दरअसल यह न सिर्फ खरे-हुस्न था, बल्कि इस बात का गुरूर था कि वह बहुत अच्छी कमाई कर रही है। मुझे मजबूरन उस हरबे से काम लेना पड़ा, जिसके लिए इस किस्म की औरतें मिलती थीं। मैंने बिजली की सी सूरत से दरवाजे पर एक लात मारी और दरवाजा अंदर की तरफ इस कदर जोर से धकेला कि रेखा कई फीट दूर फर्श पर जा गिरी। और जब मैंने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद किया, तो वह मुकफल हो गया। उसका ताला खुदकार था, अंदर से चटखनी लगाने की जरूरत नहीं थी। वह गुस्से में पेचोताप खाती हुई उठी। उसका लिबास बेतरतीब सा हो गया था, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की। वह संभलकर भरी हुई मेरी तरफ बढ़ी। मेरे सामने पहुंचकर उसने अपना खूबसूरत मरमरी और सुरौल हाथ फिजा में लहराया। जब उसका हाथ मेरे चेहरे की तरफ बढ़ा, तो मैंने उसकी झट से भरी भरी कलाई पकड़कर उसे दबोच लिया। वह मेरे काबू में थी। पहले तो उसका बदन कसमसाया, फिर वह मेरे बाजुओं की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। मैंने उसकी कलाई मरोड़ी और हाथ पीठ की जानिब ले गया। वह शोलेबार निगाहों से मुझे घूरने लगी। उसने फिर कसमसाकर अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन मेरे हाथ की गिरफ्त उसकी कलाई पर इस कदर सख्त थी कि वह अपनी कलाई को जुनबिश तक न दे सकी। छोड़ दो मेरा हाथ। उसके हसीन चेहरे पर तकलीफ के आसार उभर आए। उसने अपना सारा जोर सिर्फ कर दिया था। छोड़ दो। मैं दूसरे लम्हे उसे उसी तरह अपनी गिरफ्त में लेकर मुलाकाती कमरे में आया और उसे बड़े सोफे पर धक्का देकर गिरा दिया। वह सोफे पर गिरते ही यकबारगी गेंद की तरह उछली और दूसरे हाथ से अपनी कलाई पकड़कर दर्द से कराहने और तड़पने लगी। उसने कुछ लम्हों के बाद गुस्से से कहा, बदमाश, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो? उसकी आवाज तेज हो गई। इस हसीन सूरत का दीदार करने के लिए मैंने उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए इत्मीनान और बदतमीजी से अपनी टांगें फैला लीं।
यहाँ से दफा हो जाओ। वह हजानी लहजे में चीखी। यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो घुस आए हो। जाते हो कि नहीं? मैंने कब कहा कि यह मेरे बाप का घर है? मैं मुस्कुरा दिया। अलबत्ता मैं इसे अपनी ससुराल समझकर आया हूँ। ससुराल में ऐसे ही आया जाता है। मैं तुमसे फिर एक मर्तबा कह रही हूँ कि यहाँ से चले जाओ। वह भड़क उठी। तुम नहीं गए तो अच्छा नहीं होगा। अगर मैं नहीं गया तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मैंने उसके चेहरे पर निगाहें मरकूज करते हुए पूछा। क्या शूट कर दोगी? अगर मेरे पास पिस्तौल होता तो मैं तुम्हें अब तक शूट कर चुकी होती। वह बल खाकर बोली। मैं फोन करके पुलिस को बुला लूंगी। तुम्हें पुलिस वालों पर बड़ा नाज है। मैंने हंसते हुए कहा। क्या यह तुम्हारे चाचा मामा है जो फोन करते ही सर के बल चले आएंगे? और फिर मैं तुम्हें फोन करने की मोहलत कहाँ दे रहा हूँ? और फिर पुलिस पर भरोसा मत करो, उनसे बदअखलाक कोई नहीं है। तुम क्या चाहते हो? उसने खौफजदा नजरों से सहमकर मेरी तरफ देखा। क्या मेरी इज्जत से खेलने आए हो? मैंने अपनी गर्दन पर कलमा की उंगली फेरते हुए उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। अब तुम मेरा मकसद साफ समझ गई होंगी। उसकी आंखें खौफोदहिश्त से फट गईं। वह सरासिमा होकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी जुबान से लर्जीदासी आवाज निकली। क्या? आज की रात इस धरती से तुम्हारा वजूद हमेशा के लिए खत्म कर देना है? मैंने कहा। यानी तुम्हें बड़ी मोहब्बत और नरमी से कत्ल कर देना है? उसका चेहरा, जो पीला पड़ गया था, वह सफ़ेद होता चला गया। उसके होंठ कपक पाए। किस लिए? मैंने क्या किया? तुमने शांति को कत्ल कराया है, मैंने करख्त लहजे में कहा। खून का बदला खून होता है। मैं उसके कत्ल का बदला लेने आया हूँ। मैंने नहीं, नहीं, उसने थूक निगलते हुए कहा। वह हद दर्जे खौफजदा और सरासिमा हो रही थी। मैंने उसे कत्ल नहीं कराया। फिर उसे किसने कत्ल किया है? मैंने करख्त लहजे में कहा। अपनी सलामती चाहती हो तो मुझे सच सच बता दो, वरना याद रखो, मैं नहीं जानती। उसका बदन दहशत से लरज रहा था। उसने बहुमुश्किल काबू पाकर कहा। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम कि उसे किसने कत्ल किया है। मैंने तो उसे देखा तक नहीं था। मैं उसे जानती तक नहीं थी। फिर उसे क्यों कर और किस लिए कत्ल करा सकती हूँ? उस बदनसीब ने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैं उसे कत्ल कराती? यकीनन किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। तुम उसकी बात का यकीन न करो। तुमने शांति को इसलिए कत्ल कराया कि सहगल तक पहुंचने के लिए रास्ता साफ हो जाए। मैंने कहा। आखिर रास्ता साफ हो गया। तुम्हें अपनी मंजिल मिल गई। सहगल। उसके सुर्ख गुदाज होंठों पर झरखंद मुस्कुराहट उभरी। वह एक शराब है, मंजिल नहीं। उसका लहजा नफरत से भर गया और उसकी खूबसूरत बरीबरी स्याह आंखों से हकारत झांकने लगी। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया, सौंप दिया। औरत एक मर्द को अपना सब कुछ इसलिए सौंप देती है कि वह उसे चाहने लगती है। लेकिन मैंने जल्दबाजी करके बड़ी हिमाकत की। उसने कहा। क्या तुमने यह सब कुछ इसलिए नहीं किया था कि उसकी जीवनसाथी बन जाओ? औरत कितनी जल्दी मर्द के फंदे में फंस जाती है। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। मैं मोहब्बत के नाम पर फ़रेब खाती रही। वह अब भी फ़रेब देता आ रहा है। लेकिन अब वह बात नहीं रही। कौन सी बात नहीं रही? मैंने उसके चेहरे पर निगाहें मरकूज कर दीं। वह मुझे एक टक देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर एक करबसा फैल गया। वह कुछ लम्हों तक खामोश रही, जैसे बताने के लिए उसे तज्जुब हो रहा हो। फिर वह दिलगिरफ्ता लहजे में बोली। मैं जिस तकरीब से अभी अभी वापस आई हूँ, वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि वह किसी और से शादी करेगा। तुमसे किसने कहा कि वह किसी और लड़की से शादी करने वाला है? मैंने कहा। या यह अफवाह भी तो हो सकती है। उसका यकीन न करो, उस लड़की रेखा ने बड़े दुख भरे लहजे में कहा। उसने अपनी उंगली की अंगूठी दिखाई थी, जो सहगल ने उसे पहनाई है। यह मंगनी उन दोनों ने कोई 1 महीने पहले चोरी छिपे की है। मेरी उस लड़की से दोस्ती है, इसलिए उसने मुझे इत्मीनान में लेकर बता दिया। शायद यह बात गलत हो। मैंने उसे दिलासा दिया। तुम उसकी बात का एतिबार न करो। शायद उसने तुम्हें जलाने के लिए कहा होगा। उस लड़की को इस बात का इल्म नहीं है कि मैं और सहगल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। रेखा ने हसरत भरे लहजे में बोली।
उसने मुझे ताकीद की थी हम अपनी मोहब्बत को कुछ अरसे तक के लिए पोशीदा रखें, क्योंकि वह चाहता है कि सरप्राइज दूं शादी के अचानक ऐलान का। लेकिन उसने किसी और से शादी का अहद करके मुझे हैरत में डाल दिया। मेरे दिल को कितना सदमा हुआ मैं बता नहीं सकती। इसलिए तुम सहगल से इंतकाम लेने पर तुल गईं। मैंने उसकी आंखों में झांका तो उसने मेरी निगाहों की ताब न ला सकी, पलकें झुका लीं। हाँ, उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। दूसरे लम्हे उसे अपने इस इकरार पर पछतावा सा हुआ। वह पशेमान ही हो गई। तुम उससे किस किस्म का इंतकाम लोगी? मैंने दरियाफ्त किया। क्या तुम उसे दफ्तर में शूट करके जेल जाओगी या खाने में जहर मिला दोगी? मैं उसे कत्ल तो नहीं कर सकती, न खाने में न शराब में जहर मिल सकती हूँ, उसने कहा। अलबत्ता उसे सारी दुनिया में जलीलो रुस्वा कर दूंगी। तुम किस तरह उसे जलीलो रुस्वा करोगी? मैंने कहा। बड़े लोगों के ऐब उनकी दौलत छिपा लेती है, पर्दा डाल देती है। मैं उसे तख्तेदार पर लटका दूंगी, रेखा ने मुट्ठियां भींचकर कहा। मेरा ख्याल है कि उसने शांति को कत्ल किया है। वह उसका कातिल है। ख्याल और अंदाजों से कुछ नहीं होता है, मैंने कहा। उसके लिए ठोस सबूत चाहिए। सबूत के बगैर उस पर पुलिस हाथ नहीं डालेगी। कोई सबूत तो नहीं है उसके खिलाफ मेरे पास, उसने कुछ सोचते हुए कहा। एक मर्तबा मेरे फ्लैट में सहगल ने रात मेरे साथ गुजारते हुए बड़ी परेशानी की हालत में कहा था, जान, मैं एक उलझन में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। मैंने उसकी परेशानी भांपते हुए पूछा था, आखिर ऐसी क्या उलझन है जिसने तुम्हें इस कदर परेशान कर दिया है? और तुम? उसने जवाब दिया था कि उसकी सेक्रेटरी शांति ने उसकी फर्म की कुछ ऐसी खामियां जान ली है जिसके इजहार से फर्म की साख न सिर्फ मिट्टी में मिल सकती है बल्कि कानूनी तौर पर मुझे जेल की हवा खाना पड़ेगी। वह उससे छुटकारा पाना चाहता था। उसने बताया कि शांति उसे ब्लैकमेल कर रही है कि मैं उसे फर्म में पार्टनर बना लूं, 50-50 का। मैं उस कंपनी को इतनी बड़ी फर्म का हिस्सेदार बना लूं। नामुमकिन। फिर तुम क्या करोगे, सहगल? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा था। क्या उससे छुटकारा पाने की कोई सूरत नहीं है? सिर्फ एक ही सूरत रह जाती है कि उस मक्कार लोमड़ी को रास्ते से हटा दूं। उसे हर सूरत में इस दुनिया से जितना जल्द हो सके रुखसत कर देना होगा, क्योंकि उसने मुझे 1 महीने की मोहलत दी हुई है। मुमकिन है उसने रास्ते से हटाया हो तो मैंने तुम्हें समझने में गलती की। मैं उसके पास जा बैठा। यह गलती मुझे यहाँ ले आई, वरना मैं तुम्हें उस वक्त आकर झमत नहीं देता। हाँ। उसने अपना खूबनुमा सर इस बात में हिलाया। शुक्र है, तुम्हारी गलती दूर हो गई। लेकिन तुम हो कौन? तुमने बताया नहीं। जारी है।